ड्रैगन गॉड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लियो फॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कहता है कि मैंने अभी अभी देखा था कि जूजू और ज्वान्यू साथ में आ गए हैं और उनकी फैमिली भी फाइनली रियूनाइट हो गई है, इसलिए मैं उनके लिए काफी ज्यादा ही खुश हूँ। और बात रही मेरी, तो एटलीस्ट अभी के लिए शायद मैं सुइटेबल बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, क्योंकि अभी कल्टीवेशन ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरुआत में जब मैं छोटा था तो तब मैं किसी से भी हारना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं कल्टीवेट करता था। और अब बड़ा होने के बाद मेरी थॉट्स चेंज होती रहती है और अब मैं ये समझ गया हूँ कि कल्टीवेट करके खुद को स्ट्रांग बनाना सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, बल्कि बाकी लोगों के लिए भी काफी अच्छी बात है। क्योंकि अगर मैं कल्टीवेट करके स्ट्रांग बनता हूँ तो एटलीस्ट मैं बाकी लोगों के लिए भी यूजफुल रहूंगा और मैं उनके लिए भी बर्डन नहीं बनूंगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मैं हमेशा मेरी दोस्तों के साथ आगे बढ़ पाऊँ और साथ में रह पाऊँ। इसलिए अभी के लिए मैं इमोशनली किसी को भी प्रॉमिस कर नहीं सकता हूँ, एटलीस्ट यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज सी गॉड फेरीज, आप सभी लोग अपने अपने लाइट्स को ऑफ कर सकती है। मैं बस यहाँ पर मेरी दोस्तों को साथ देने के लिए आया था। लियो फॉन्ग की इस बात को सुनकर वहाँ की सभी सी गॉड फेरीज एक के बाद एक करके सभी लाइट्स को बंद करने लगते हैं, लेकिन वहाँ की एक सी गॉड फेरीज अपने लाइट को बिल्कुल भी ऑफ नहीं करती है, जिसे देखकर फीमेल होस्ट हैरान होकर कहती है कि अभी भी एक सी गॉड फेरी जूनियर ब्रदर लियो फॉन्ग के लिए लाइट ऑन करना चाहती है। तो क्या तुम सच में लाइट को ऑन करना चाहती हो? क्योंकि सिर्फ तुम अकेले ही लाइट को ऑन कर रही हो। इसीलिए हम डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं, जिस पर ये सी गॉड फेरी भी शर्माते हुए अपने रेनबो हैट को रिमूव करती है। और इस लड़की को देखकर लियो फॉन्ग काफी ज्यादा ही शॉक्ड होता है और वो हैरानी से कहता है कि जिंग जुआन। और फिर हमें पता चलता है कि ये जो लड़की लियो फॉन्ग के आगे खड़ी है, ये लड़की लियो फॉन्ग की क्लासमेट यानी कि 33 स्काई विंग की मेंबर है और इस लड़की का नाम जिंग जुआन है, जो कि हमेशा शांत रहती है। फिर मेल होस्ट हंसते हुए कहता है कि सच में ये तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है जूनियर, तुम ये कर सकती हो। फिर जिंग जुआन शर्माते हुए लियो फॉन्ग को कहती है कि मुझे इसमें भरोसा है कि हैप्पीनेस हमें खुद को ही क्रिएट करना पड़ता है और मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा पता नहीं है और शायद ही तुम मेरे बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी मेरी अटेंशन पूरे 6 सालों से तुम्हारे ऊपर ही टिका हुआ है। वैसे तो मैं एक अनहैप्पी फैमिली में बड़ी हुई हूँ और जब मैं छोटी थी तो मेरी फादर गैम्बल करने की वजह से डेब्ट्स एंड लोन की वजह से डिजेबल बन गए थे और अभी तक मेरी मदर ही सब कुछ करती आई है और मेरी फैमिली मैटर्स को संभाल रही है। और मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि अगर वो मेरे लिए नहीं होती तो मेरी मदर अभी तक इतना ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी कर नहीं होती। इवन वैसे तो मेरे फादर डिजेबल है, लेकिन फिर भी अभी भी वो छिपते छिपाते गैम्बल करने के लिए जाते हैं ताकि वो उन सभी चीजें को हासिल कर सके जो भी उन्होंने खोए थे और वो मदर की लाइफ को भी आसान कर सके और खुद को प्रूव कर सके। लेकिन क्या कोई इंसान सच में गैम्बल करके खुद को प्रूव कर सकते हैं? मेरे फादर जब यंग थे तो वो भी काफी ज्यादा ही हैंडसम थे। मेरी मदर ने मुझे बताई थी कि जब पहली बार वो दोनों साथ में आए थे तो शुरुआत में वो दोनों ही काफी ज्यादा ही खुश थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा ही प्राउड फील होती थी। हालांकि इवेंचुअली मेरी फादर गैम्बल करने की वजह से उन्हें डिसअपॉइंट फील होना शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने खुद के लिए एक रूल्स बनाया था। और जब मैं पहली बार सेरेक एकेडमी में आई थी तो मैंने तुम्हें नोटिस करा था। पहले तुम क्लास के प्रेसिडेंट के साथ आउटस्टैंडिंग दिखते थे, तुम काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग, रिजिलेंट, ब्रेव एंड सेल्फलेस थे। ओवरऑल तुम मेरे फादर से कम्प्लीटली अलग थे। तुम जैसे कोई ब्रेव एंड रिजोल्यूट पर्सन को पाना मेरे लिए एक हैप्पी मोमेंट हो सकती थी, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी सारी इफोर्ट को छिप कर देखा करती थी। तुम हमेशा काफी कम बात किया करते थे और तुम बातों से कम कामों से ज्यादा दिखाने की कोशिश करते थे। और उस टाइम में मैं भी तुम्हारे जैसे ही पर्सन बनना चाहती थी, मैं भी तुम्हारे जैसे ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहती थी। मुझे ये पता है कि तुमने मुझे कभी भी फोकस नहीं करा है, क्योंकि तुम्हारी ध्यान हमेशा से ही कल्टीवेशन में रहती आई है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तुम जैसे भी हो, मुझे तुम काफी ज्यादा ही पसंद हो। अगर मैं इस चांस को मिस करती हूँ तो शायद हम इस लाइफ में कभी भी साथ में आ नहीं पाएंगे। इसीलिए लियो फॉन्ग, मैं तुम्हें काफी ज्यादा ही पसंद करती हूँ। आखिर तुम्हारा जवाब क्या है? और भाई लोग, जिंग जुआन की इस बात को सुनकर लियो फॉन्ग एक लंबे साय के बाद कहता है कि जिंग जुआन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिंग जुआन, तुम वाकई में एक अच्छी लड़की हो और शायद मैंने भी तुम्हें 33 स्काई विंग में काफी बार देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे माफ करना, मुझे भी ये पता नहीं था कि तुम साइलेंटली मुझे देख रही थी। और भाई लोग, लियो फॉन्ग की इस बात को सुनकर जिंग जुआन काफी ज्यादा ही नर्वस दिखाई दे रही थी, जबकि इस तरफ क्वान ली माथे पकड़ते हुए कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है? शुक्रिया, मुझे माफ करना, तुम एक अच्छी लड़की हो। आखिर ये किस तरीके की नॉनसेंस है? मुझे तो ऐसा लगा था कि ये थोड़ा सा तो इंटेलिजेंट होगा, लेकिन ये तो वाकई में काफी बड़ा बेवकूफ है। क्वान ली की इस बात को सुनकर मेन क्वीन धीरे धीरे करके गुस्सा होने लगती है, जिसे देखकर क्वान ली जवाब देते हुए कहता है कि माय डियर वाइफ, तुम इसमें मुझे ब्लेम बिल्कुल भी करना
कर नहीं सकती हो। मैं लो फंग की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने तो मेरी प्यार को तुम्हें अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करा था, जिस पर मेन क्वीन भी कहती है कि बस करो, तुम मेरे से कुछ ज्यादा ही करीब हो, तुम थोड़ा सा दूर हो जाओ। और तुम इन दोनों को ध्यान से देखो, अगर ये मैड मैन इस अच्छी सी लड़की के दिल को तोड़ता है तो तुम इसे अच्छी तरीके से मार सकते हो, तब तक कि जब तक ये अपने सेंस में ना आ जाए। जिस पर क्वेनली कहता है कि लेकिन हम दोनों तो काफी अच्छे भाई हैं, इसलिए ऐसा करना क्या अच्छा रहेगा। क्वेनली की इस बात को सुनकर मेन क्वीन क्वेनली को गुस्से में देखने लगती है, जिसे देखकर क्वेनली कहता है कि लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम सही कह रही हो। अगर ये इस लड़की को रिजेक्ट करता है तो ये डिजर्व करेगा मार खाने के लिए। और वह लोग किसी के साथ हमें दोबारा से लो फंग को दिखाया जाता है, जो कहता है कि तो फिर ठीक है, चलो हम ऐसा करते हैं। मैं तुमसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी से भी झूठ नहीं बोला हूँ। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अभी के लिए मैं तुम्हें पसंद तो नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अभी मेरी दिल काफी जोरों जोरों से धड़कने लगा है, जो कि मेरे साथ पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें रिजेक्ट कर देता हूँ तो मैं तुम्हारे जैसे लड़की को पूरे लाइफ के अंदर कभी भी नहीं मिल पाऊंगा, और मैं इसकी वजह से पूरे लाइफ रिग्रेट करूंगा। इसीलिए अगर क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो तुम्हारे प्यार में गिरने के लिए। लो फंग की इस बात को सुनकर जिंग जुआन सडनली वहाँ से जंप करती है और वो लो फंग को काफी जोरों से गले लगाती है, जिसे देखकर लो फंग शर्माते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें अचानक क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। जिस पर जिंग जुआन कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, बस तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे ऐसा लगा था कि मैं रिजेक्ट होने वाली हूँ। और वह लोग किसी के साथ सीन शिफ्ट होती है और हमें ये दोनों टीचर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे यिंग लुओ हंग कहती है कि आज की सिगरेट फेस्टिवल सच में काफी ज्यादा ही एक्साइटिंग है। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे बेटे के लिए भी इतना ही अच्छी सी लड़की मिले। लो हंग तो ऐसे ही कह रही थी, लेकिन तभी ये रेड हेयर वाला टीचर खांसने लगता है। इसे देखकर तांग जेन हो कहता है कि आखिर तुम किस लिए खांस रहे हो। तो ये जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे बेटा झाओ हान। अरे मैं ये कैसे बताऊं, तुम्हारे लड़के के पास ऐसी काफी ज्यादा ही कम लड़कियां हैं जो उसे पसंद करते हैं, क्योंकि इसे डिसीजन बनाने में काफी ज्यादा ही मुश्किल होती है। एंड ये कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड है, जो हमेशा स्पेशल सिचुएशन को क्रिएट करता है। जिस पर यिंग लो हंग कहती है कि आखिर किस तरीके की सिचुएशन, आखिर मुझे इस बारे में क्यों पता नहीं है। तो ये जवाब देते हुए कहता है कि ये तो नॉर्मल बात है कि तुम्हें वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएगा। वैसे भी आखिर झाओ हान तुम दोनों को ये कैसे बता पाता कि उसे एक ही टाइम में दो लड़कियों को डेट करने के लिए पसंद है। इस एक ही टाइम में दो लड़की को डेट करने वाली इस बात को सुनकर ये दोनों ही काफी बड़ा झटका लगता है, जबकि ये अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि यार जहाँ तक मुझे पता है उसने ऐसा काफी बार कर चुका है, इसीलिए मुझे डर है कि। और वह लोग किसी के साथ हमें मेल होस्ट को दिखाया जाता है, जो डिंग झाओ हान को आगे की तरफ बुलाता है, लेकिन झाओ हान के आगे आने के साथ ही सभी लड़कियां लाइट्स को ऑफ कर देती है, जिसे देखकर झाओ हान हैरानी से कहता है कि आखिर तुम सभी लड़कियां मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो। तो इन सारी लड़कियां गुस्सा होकर गाली देते हुए कहती है कि इसकम बैग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिस पर झाओ हान रोते हुए कहता है कि आखिर इन सभी लोगों को कैसे पता चला कि मैं एक स्कम बैग हूँ। और वह लोग किसी के साथ हमें दोबारा से टीचर लो हान को दिखाया जाता है, जो काफी गुस्से में कह रही थी कि आज मैं इस बस्टर्ड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, जबकि तांग जेन उसे पकड़ते हुए कह रहा था कि गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। और भाई लोग किसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं, बाय बाय।